आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग पर्यावरण और ज्योग्राफी के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग जानेंगे कि वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल का क्या शाब्दिक अर्थ एवं क्या इसकी परिभाषा है, साथ ही साथ वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है और अंत में आप यह भी जानेंगे कि जो जो भागों में वायुमंडल को बांटा गया है सभी परतों की क्या विशेषता है, क्या उसकी खासियत है, इसके बारे में भी आप अध्ययन करने वाले हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RK स्टडी में। और इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग आज वायुमंडल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल का अर्थ क्या होता है, यानी वायुमंडल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि वायुमंडल हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है आपका वायु और दूसरा है मंडल। तो इसको एक एक करके चलिए अच्छे से हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, वायु और मंडल। वायु का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि वायु का मतलब क्या होता है, तो वायु का मतलब होता है वो है हमारा हवा, ठीक है। और मंडल का मतलब क्या होता है कि जिससे वो चीज़ घिरा होता है, यानी एक तरह से देखा जाए तो मंडल मतलब समूह। जैसे मित्र मंडल होता है तो मित्रों का समूह, मंत्रिमंडल जैसे मंत्रियों का समूह, उसी तरह से वायु का मंडल मतलब वायु का पूरा वहाँ पर क्या होगा, समूह होगा। इस तरह से हम सभी लोग कह सकते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है वह एक प्रकार से वायुओं का आवरण है, यानी वायुओं का एक प्रकार से समूह है, ठीक है, जिससे हमारा पृथ्वी ढका रहता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी ही रोचक बात है कि हमारा जो पृथ्वी है, जो हमारा वायुमंडल है, उसमें सिर्फ वायु ही नहीं होता है। वायु के अलावा आप पाएंगे तो अनेक प्रकार के धूल कण भी मिलेंगे आपको, साथ ही साथ आपको जलवाष्प भी मिलने वाले हैं। तो वायुमंडल में आपको वायु, धूल कण और जलवाष्प, इन सभी चीज़ों की मात्रा आपको देखने को मिलती है। इसी तरह से हम लोग वायुमंडल को अगर परिभाषित करने की कोशिश करेंगे तो हम सभी लोग कह सकते हैं इस प्रकार से कि पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न प्रकार के गैस, धूलकण, जलवाष्प इत्यादि मौजूद होती है और ये पाए जाने वाले इनकी आवरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल को आपने यहाँ पर अर्थ जाना, उसके परिभाषा को आपने जाना। अब चलिए वायुमंडल से जुड़े बहुत सारे महत्वपूर्ण वन लाइनर बातें हैं जिनको ही जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अन्य जानकारी की ओर बढ़ते हैं और एक एक करके सारे पॉइंट्स को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि वायुमंडल पर जो है हमारा पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों पाया जाता है, क्यों पृथ्वी पर ही वायुमंडल पाया जाता है, वायुमंडल होने का क्या मेन कारण है। तो पृथ्वी पर जो वायुमंडल पाए जाते हैं इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति का होना। हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है और यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर वायुमंडल की एक लेयर पाई जाती है, परत पाई जाती है, एक आवरण पाई जाती है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। आगे चले हम लोग बढ़ते हैं कि गर्मी के दिनों में आप देखेंगे कि वायुमंडल की जो ऊंचाई है वह बढ़ जाती है और ठंडे के दिनों में ये जो है ऊंचाई वो घट जाती है, यानी ठंडे के दिनों में वायुमंडल हमारा सिकुड़ जाती है और गर्मी के दिनों में वायुमंडल फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है आगे आप वीडियो में ज़रूर जानेंगे। फिलहाल आप इतना ही जानें कि गर्मी के दिनों में वायुमंडल की ऊंचाई क्या होती है, बढ़ जाती है और ठंडे के दिनों में यानी सर्दी के दिनों में वायुमंडल की ऊंचाई क्या होती है, घट जाती है, यानी सिकुड़ जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। संवहन के कारण क्या होता है कि वायुमंडल गर्म होता है। देखिए पदार्थ में जो है एक जगह से दूसरी जगह दूसरे पदार्थ में उष्मा का परिवहन जो होता है तीन प्रकार से होता है, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे। एक होता है आपका चालन, जो ठोस से ठोस में उष्मा का प्रवाह करता है। दूसरा आता है आपका संवहन, जो आपका द्रव पदार्थ हो गया या फिर हवा हो गया, इसमें उष्मा का जो चालन होता है, मतलब एक जगह से एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर होता है, वो आपके संवहन के द्वारा होता है। और एक आता है आपका विकिरण, जिसमें संपर्क में आए बिना ही उष्मा का क्या हो जाता है, वहाँ पर चालन हो जाता है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश से हम लोग जो अवशोषित करते हैं वो विकिरण के कारण करते हैं, ठीक है। तो जो ये तीन प्रकार मैंने आपको बताया, इसमें से संवहन जो है ये जो है वो वायु का चूंकि गर्म करता है, वायु के में उष्मा का प्रवाह को ये बढ़ाता है, इसीलिए वायुमंडल में जो हमारा गर्म होता है हवा, वह किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो संवहन के द्वारा। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे की पॉइंट की ओर हम लोग बात करते हैं कि अगर पृथ्वी से हम लोग वायुमंडल को ही हटा दें, मतलब जो हमारा आवरण है वायुमंडल का वो पूरा का पूरा आवरण को ही हटा दे, तो हमारा आसमान का रंग कैसे दिखाई देगा, तो हमारा आसमान का जो रंग है वह बिल्कुल काला दिखाई देगा, क्योंकि पृथ्वी पर जब वायुमंडल रहेगा ही नहीं तो हमारा चीज़ों का यहाँ पर क्या हो जाएगा कि विकिरण होगा नहीं, और जिसकी वजह से हमारा जो आकाश होता था वो नीला दिखाई देता था पदार्थों के विकिरण की वजह से, वो ऐसा होगा नहीं, और ऐसा होगा नहीं तो हमारा आकाश क्या हो जाएगा, वो आपका काला दिखाई देने लगेगा, ठीक है। चलिए आगे की पॉइंट की हम लोग बात करते हैं कि पृथ्वी से वायुमंडल को हटा देने
देने से दिन की अवधि घट जाएगी और रात की अवधि बढ़ जाती है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। साथ ही साथ पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस, चूंकि वायुमंडल ही है तो यहाँ पर तो वायु तो पाना लाजमी है, और वायु में भी कौन से वायु यानी कौन से गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है, कौन सबसे अधिक है, कौन सबसे कम है, किस तरह की सबकी यहाँ पर वितरण है गैसों का, उसके बारे में जानना भी हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर सबसे अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, किस तरह से गैसों का क्रम है यानी वितरण है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे अधिक अगर हम गैस की बात कर लें तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले यानी हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाले सबसे अधिक गैसों की मात्रा जो है वो आपका नाइट्रोजन का है, 78% इसकी मात्रा है। इसके बाद आपका ऑक्सीजन आ जाता है 21% के साथ, उसके बाद आपका आर्गन आ जाता है 0.93% के साथ, और यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद आता है 0.03% के साथ। ठीक है, इसके बाद बाकी का जो छोटा सा भाग बचता है उसमें अन्य सभी गैसें उपस्थित होती है। जो आपके 4 प्रमुख यहाँ पर गैसें थे वो जो मैंने आपको उसके परसेंटेज के साथ बता दिया, और इसके डेटा आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि बहुत कई बार एग्जाम में आता है कि नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों का जवाब होगा 78%, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, तो इन सारी डेटा को आप याद रखेंगे, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं। आगे चले हम लोग बात करते हैं कि अंतरिक्ष में सबसे अधिक मिलने वाली जो गैस होती है वो आपका क्या होता है, तो वो आपका जो है हाइड्रोजन है और दूसरे नंबर पे हीलियम होता है। ठीक है, यानी कि अंतरिक्ष में सबसे अधिक मिलने वाले गैस की जो मात्रा है वो आपका हाइड्रोजन है और हीलियम है, और वायुमंडल में सबसे अधिक कौन मिलेगा, तो नाइट्रोजन मिलेगा। तो अंतरिक्ष और वायुमंडल दोनों बातें अगर आपको दिया रहेगा तो वायुमंडल में अलग हैं और अंतरिक्ष में अलग हैं। ठीक है, दोनों को देख करके ही आप वहाँ पर आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि रेडॉन नाम का एक अक्रिय गैस होता है हमारे पृथ्वी पर। ठीक है, तो रेडॉन यहाँ पर अक्रिय है, क्रिया नहीं है, अक्रिय है। ठीक है, रेडॉन अक्रिय गैस जो है यह हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। आप इसको याद रखेंगे कि रेडॉन अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि वह कौन से अक्रिय गैस है जो हमारे वायुमंडल में नहीं उपस्थित है, तो उसका जवाब हो जाएगा क्या आपका, रेडॉन। रेडॉन एक ऐसी अक्रिय गैस है जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, वायुमंडल में अस्थायी गैस के रूप में हम 2 प्रकार के गैसों को देखते हैं, एक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा आपका जलवाष्प आता है। ये दोनों जो है क्या है, अस्थायी गैस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। और आगे चले हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं कि वायुमंडल को तापमान के आधार पे 5 परतों में विभक्त किया गया है। वो 5 परत कौन कौन से हैं और सभी परतों में क्या क्या खासियत है, क्या क्या उसकी विशेषता है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके यहाँ पर बारीकी से विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वायुमंडल के जो तापमान के आधार पे 5 परतों में विभक्त किया गया है, उन परतों का पहले नाम क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखो, उसमें से एक परत है आपका क्षोभ मंडल, जिसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर इसको अंग्रेजी में कहते हैं। समताप मंडल हो गया, ओजोन मंडल हो गया, इसी को मध्य मंडल भी कहा जाता है। आयन मंडल है, इसी को ताप मंडल भी कहा जाता है। और यहाँ पर बाह्य मंडल है, इसे बहिर्मंडल भी कहा जाता है। यानी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, इसका अंग्रेजी नाम है। कई बार आपके एग्जाम में क्षोभ मंडल ना दे करके ट्रोपोस्फेयर दे देता है, समताप मंडल ना दे करके स्ट्रेटोस्फेयर दे देता है, तो वहाँ पर आपका अंग्रेजी नाम याद होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हिंदी नाम के साथ साथ अंग्रेजी नाम भी आप याद रखेंगे। अगर हिंदी वाला नाम अगर आप भूल भी जाते हैं, अंग्रेजी वाला नाम आपका याद रहता है तो आपकी काम बन जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन आपके बायलिंगुअल होते हैं तो वहां पर आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन है, फिर उसके बाद कौन से परत है, फिर उसके बाद कौन से परत है, फिर उसके बाद कौन से परत है। ऐसे करके चलिए हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये रहा हमारा पृथ्वी। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं या फिर बैठे हैं या फिर सोए हैं, जैसे भी हैं। ठीक है, तो ये हमारा पृथ्वी है। इसके जो सबसे समीप वाला यानी कि सबसे पहला मंडल है ना, वो आपका क्षोभ मंडल है, जिसको मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद समताप मंडल आते हैं, फिर मध्य मंडल आते हैं, फिर ताप मंडल आते हैं, और सबसे जो बाहर होते हैं उसको बाह्य मंडल कह दीजिए। यानी कि जो सबसे बाहर है वो सबसे बाहर है, यानी बाह्य मंडल। देखिए, यहाँ पर 2 नाम तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, एक बाह्य मंडल यानी जो सबसे बाहर है, और एक मध्य मंडल जो एकदम बीचों बीच है। मध्य का मतलब क्या होता है, मध्य का मतलब होता है बीच। ठीक है, जो एकदम बीचों बीच रहेगा वो आपके मध्य मंडल है। देखिए, यहाँ पर 2 ऊपर है, 2 नीचे हैं, और बीच में कौन है, तो आपका मध्य मंडल है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, ताप मंडल हो गया या फिर आयन मंडल इसी को कहते हैं। उसके बाद आपका बहिर्मंडल या फिर बाह्य मंडल इसी को बोलते हैं। अब हम लोग एक एक करके क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। किसकी क्या खासियत है, इसमें कौन सी विशेषता पाई जाती है और किन परतों में
किस तरह की महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है, इसके बारे में चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पर बारीकी से अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर स्तर है, जो हमारा परत है, वो है आपका क्षोभ मंडल, जिसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। और परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं मैं अभी आपको जस्ट बताने वाला हूँ, बस आप ध्यान से देखते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। देखिए ये वायुमंडल का सबसे निचली परत है और कहा जाए तो ये सबसे पहली परत भी है। इसका औसत ऊंचाई की अगर आप बात करेंगे तो इसका औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होता है। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कि जैसे कि विषुवत रेखीय जो क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पर इसकी जो ऊंचाई होती है वो 18 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। लेकिन ध्रुव की तरफ जैसे ही बढ़िएगा तो इसका ऊंचाई जो है वो 8 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। तो एक जगह बढ़ रहा है, एक जगह घट रहा है। अगर दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर 26 हो जाएंगे, और चूंकि औसत निकालना है तो इसे 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपके 30 यानी कि 13 किलोमीटर इसका औसत ऊंचाई निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका ऊंचाई होती है तो बोलिएगा विषुवत क्षेत्रीय भाग में, जहाँ पर इसकी ऊंचाई जो है बढ़ करके 18 किलोमीटर तक चली जाती है। और सबसे कम क्षोभ मंडल का सबसे कम ऊंचाई जो है वह आपके ध्रुवीय प्रदेश में होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में होते हैं, जहाँ केवल 8 किलोमीटर रहते हैं। अगर इसकी औसत ऊंचाई पूछा जाए तो बस वही करना है जो मैंने आपको भी बताया है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना, यानी आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 13 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इस क्षोभ मंडल के बारे में, कि इस परत में भारी गैस, जलवाष्प, धूलकण इत्यादि का अधिकता पाई जाती है। अब स्वाभाविक सी बात, आप थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि चूंकि हम लोग का ये पृथ्वी से सबसे सटा हुआ यहाँ पर परत है, ठीक है। तो जितने सारे हम लोग खाना बनाने में या फिर जो भी पेड़ पौधे के वाष्पोत्सर्जन के द्वारा या फिर अन्य प्रक्रिया के द्वारा जो भी जलवाष्प निकलते हैं वो सारे के सारे पृथ्वी से उठ करके सबसे पहले कहाँ जाएंगे, तो जो सबसे नज़दीक का परत रहेगा उसी में जाएंगे ना, इसलिए क्षोभ मंडल में ही जाते हैं। कौन सी चीज़, तो जलवाष्प। जितने सारे भारी गैस हैं जो पृथ्वी से निकलते हैं वो सभी इसी में पहले जाएंगे। जितने सारे हमारे दैनिक क्रियाकलापों के द्वारा, गाड़ी के द्वारा, हवाओं के द्वारा धूलकण वगैरह निकलती हैं तो वह भी स्वाभाविक सी बात है, जो परत सबसे नज़दीक रहेगी, सबसे पहले रहेगी, उसी में सारे धूलकण जमा होंगे ना। इसीलिए कहा जाता है कि क्षोभ मंडल में भारी गैस, जलवाष्प, धूलकण इत्यादि की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप यह जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि इस परत में यानी क्षोभ मंडल में आप प्रति 165 मीटर ऊपर बढ़िएगा तो आपको 1 डिग्री तापमान में वृद्धि मिलेगी, कमी मिलेगी। क्या मिलेगी, कमी मिलेगी। जैसे कि 165 डिग्री ऊपर बढ़िएगा, जैसे मान लीजिए अभी आपका तापमान जो है यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और इससे जस्ट आप 165 मीटर ऊपर बढ़िएगा तो ये आपके 24 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे। इसी तरह से और ऊपर बढ़िएगा, फिर 1 डिग्री कमेंगे, फिर कमेंगे, फिर कमेंगे, ठीक है। यानी कि जितना ऊपर आप बढ़ते जाइएगा उतना तापमान आपका यहाँ पर घटते जाता है, ठीक है। तो ये इस परत की खासियत होती है, इसको आप याद रखेंगे। मौसम संबंधी जितनी सारी घटनाएं होती है, जैसे आंधी तूफान का आना, मेघ का आना, गर्जन, बिजली चमकना, जो भी चीज़ें हैं, बादलों का गर्जन वगैरह, जितना सारी चीज़ें हैं, आपको लाइट वगैरह दिखने को मिलता है बादलों में, जैसे बरसात वगैरह में, तो वो सारे की सारी घटना जो होती है क्षोभ मंडल में ही होती है, ठीक है। सारे की सारी घटना कहाँ पर होगी, ट्रोपोस्फेयर में ही होती है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। और इन सारी परिवर्तन, चूँकि इस मंडल में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं हमेशा, इसीलिए इस मंडल का नाम परिवर्तन मंडल भी रखा गया है, भी कहा जाता है। इसीलिए क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल दोनों एक ही नाम है, जिसका अंग्रेजी नाम है ट्रोपोस्फेयर। ये थे हमारे क्षोभ मंडल, जिसके बारे में मैंने अभी आपको विस्तृत रूप से बताया है। आगे चलिए इसके दूसरी परत जो है हमारा वायुमंडल का, जो है आपका समताप मंडल, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर समताप यानी कि इसमें क्या होता है ना कि ताप आपका समान रहता है, ताप क्या रहता है, हमेशा समान रहेगा। इस मंडल की यही खासियत ही है कि इस मंडल में कहीं पर भी आप जाइएगा, जैसे कि क्षोभ मंडल में आप 165 मीटर ऊपर जाते थे तो तापमान में आपकी कमी आ जाती थी 1 डिग्री, लेकिन इसमें वैसा कुछ है नहीं। ये इसका सारा का सारा मंडल जितने भाग में फैला रहेगा, इसमें समान ताप रहते हैं, सब जगह पे एक ही जैसा ताप रहती है। यह वायुमंडल की दूसरी परत है, इसको तो आप जानते ही हैं। साथ ही साथ इसकी जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर मानी जाती है। तो ये इसकी ऊंचाई के बारे में आपने जान लिया। इसके बारे में इस मंडल के बारे में और जानकारियाँ प्राप्त करेंगे तो इस मंडल में ओजोन लेयर या फिर ओजोन गैस की प्रधानता बहुत ज़्यादा होती है। प्रधानता नहीं बोलेंगे इसको, यहाँ पर बोलेंगे कि समताप मंडल में। देखिए समताप मंडल और ओजोन मंडल दोनों में यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि समताप मंडल में भी ओजोन मिलता है और ओजोन मंडल, उसका नाम भी ओजोन मंडल है, तो वहाँ पर तो ओजोन पाया ही पाया जाएगा। लेकिन समताप मंडल में ओजोन गैस है और इसका जो लेयर है वो सबसे ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, ओजोन
मंडल से भी ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा आपको ओजोन गैस समताप मंडल में ही पाए जाते हैं। और इसका जो लेयर है, इसकी जो मोटाई है, वह भी सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा, आपको समताप मंडल में ही पाया जाएगा। किसकी मोटाई? तो ओजोन की। कौन सी गैस? तो ओजोन की। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नाम है इसका समताप मंडल, ओजोन मंडल नाम नहीं है, लेकिन फिर भी इसी में ओजोन गैस सबसे ज़्यादा मिलती है। और ओजोन मंडल में ओजोन गैस की प्रधानता होती है, ठीक है, ओजोन लेयर की प्रधानता होती है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर मिलेगा कौन से मंडल में, तो आपको ध्यान रखना है कि समताप मंडल में ही मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें कि इसमें इस परत में मौसम संबंधित कोई भी घटना नहीं होती है। और चूंकि चारों जगह पे ताप एकदम समान रहता है, इसमें धूल कण रहता भी नहीं है, इसीलिए यह जो परत है आपका समताप मंडल, यह वायुयान के लिए उड़ाने के लिए, जो भी जहाज है उसको उड़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपयुक्त परत माना जाता है। चूंकि इसमें मौसमी घटनाएं होती नहीं है, धूल कण वगैरह होता नहीं है, और सभी जगह पे लगभग तापमान जो है वह समान रहता है, इसीलिए इस परत में वायु उड़ाने के लिए यह परत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगला जो आपका मंडल है वह है आपका ओजोन मंडल, जो आपके जो है तीसरी परत है पृथ्वी के वायुमंडल का। और इसकी जो ऊंचाई की बात कर लेंगे तो आपको 80 किलोमीटर के लगभग में आएगी इसकी ऊंचाई। और इस परत की जो खासियत होती है कि इसमें ओजोन गैस की प्रधानता होती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले परत में भी बताया था कि समताप मंडल में भी ओजोन मिलता है और यहाँ भी ओजोन मिलता है, लेकिन वहाँ पर ओजोन सबसे ज़्यादा मिलेगा और यहाँ पर ओजोन गैस की प्रधानता होती है। यानी कि प्रधानता की बात आएगी तो ओजोन मंडल आएगा। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो आपके ओजोन गैस के बारे में अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो आप जवाब देंगे कि समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में और अधिक जानेंगे कि ओजोन गैस जो होता है वो आपके सूर्य से आने वाले जितने सारे पराबैंगनी विकिरण होते हैं उसको अवशोषित कर लेता है, जिससे पृथ्वी पर हम सभी लोग जीव जंतु उसके हानिकारक दुष्प्रभावों से बच जाते हैं और हमारी रक्षा होती है। यानी ओजोन गैस सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर हमें रक्षा प्रदान करता है उससे होने वाले दुष्प्रभावों से, ठीक है। इसीलिए ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि हमारे मानवीय क्रियाकलापों के बहुत सारे कारकों के कारण ओजोन लेयर में आजकल छिद्र देखने को मिलता है, जिसका सबसे ज़्यादा जो है छिद्र आपको अंटार्कटिका महादेश पर देखने को मिला है, ठीक है। जो आपको यहाँ पर ब्लू कलर का पिक्चर में दिख रहा होगा, यही जो है ओजोन लेयर में छिद्र को दर्शाता है। यह जो पिक्चर है वो आपका अंटार्कटिका महादेश का है और इसी में यह जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा जितने सारे होल हैं, ये आपके ओजोन लेयर में हो रहे छिद्र को दर्शाता है, जो आपके अंटार्कटिका महादेश पर सबसे पहले देखने को और सबसे अधिक देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आपका मंडल है वह है आपका आयन मंडल। जो परत है वह है आपका आयन मंडल। इसको ताप मंडल के नाम से भी जानते हैं और अंग्रेजी में इसको आयनोस्फीयर कहते हैं। इस मंडल की जो खासियत होती है, यह सबसे चौथी परत है और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात कर लें तो पृथ्वी से इसकी लगभग 640 किलोमीटर तक दूरी तक इसकी ऊंचाई मानी जाती है। और इस मंडल की जो खासियत होती है, चूंकि इस आयन मंडल में, इसका नाम ही है आयन मंडल, तो इसमें आयनिक कण पाए जाते हैं और जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं कि टेलीविज़न है या फिर रेडियो है इसको सुनते हैं या फिर उसको देखते भी हैं। और साथ ही साथ जितने भी संचार से संबंधित सैटेलाइट हैं, जितने भी संचार, दूर संचार हो गया, जैसे कि टेलीविज़न वाला सैटेलाइट है, दूरदर्शन वाला सैटेलाइट है, टेलीविज़न, दूरदर्शन, जितने सारे दृश्य श्रव्य सामग्री वाले जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं, वो सभी के सभी सैटेलाइट इसी मंडल में वहाँ पर स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। तो जितने सारे आपके एग्जाम में आएंगे कि जितने सारे सैटेलाइट होते हैं, खास करके आपके दूर संचार से संबंधित एक सैटेलाइट होंगे जो दूसरे प्रकार से आते हैं, जो हमारे इसरो के मनोवैज्ञानिक या फिर DRDO वगैरह वैज्ञानिक, ठीक है, वहाँ पे वैज्ञानिक उसको सेट करते हैं, वो दूसरा संचार होता है, वो मतलब दूसरा सैटेलाइट है। और एक ऐसे सैटेलाइट होते हैं जिसका सिर्फ काम होता है दूर संचार से संबंधित ही। तो जितने सारे दूर संचार से संबंधित सैटेलाइट होते हैं उसको आपको आयन मंडल में, ताप मंडल में, आयनोस्फीयर में व्यवस्थित किया जाता है, वहाँ पर उसको स्थापित किया जाता है। और आपका जो सबसे लास्ट मंडल है, सबसे बाहर का जो मंडल है, वो आपका बाहरी मंडल, इसको बाह्य मंडल के नाम से भी जानते हैं, एक्सोस्फीयर। इसमें क्या होता है कि ये सबसे ऊपरी परत है और इसमें जितने सारे सैटेलाइट छोड़ा जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा, वो यहाँ पे स्थापित किया जाता है। इसकी कितनी ऊंचाई पे भी स्थापित होती है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बारे में अभी विशेष जानकारी, चूँकि इस परत के बारे में अभी बहुत ज़्यादा विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, कुछ जानकारी ही प्राप्त हुई है। और खासियत सबसे इस परत की ये है कि इसमें
वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी सैटेलाइट होती है, ठीक है, उसको या उपग्रह जो भी होते हैं उसको यहीं पे व्यवस्थित किया जाता है, रखा जाता है, ठीक है। और लगभग 36,000 किलोमीटर पर जो है पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पे हमारे सैटेलाइट को वहाँ पर क्या किया जाता है कि व्यवस्थित किया जाता है, वहाँ पर रख दिया जाता है, जिससे बहुत सारे काम होते हैं आपके, जैसे कि जितने सारे अंतरिक्ष वगैरह या फिर हम लोगों का जो भी मानवीय यूज के लिए जितने सारे चीज़ें हैं वो सारे के सारे सैटेलाइट से, आजकल तो लगभग चीज़ें मानवीय आवश्यकताओं को सैटेलाइट के द्वारा ही जोड़ कर रखा जाता है। तो वो सारे की सारी चीज़ें हमारे जीवन को और भी सरल और सुलभ बनाते हैं। तो ये जितने सारे सैटेलाइट हैं दूर संचार वाले वो आपके आयनमंडल में रखे जाएंगे, और बाकी के जो यूजफुल सैटेलाइट्स हैं सबको आपको कहाँ पे रखा जाएगा, तो वायुमंडल में रखा जाएगा, एक्सोस्फीयर में रखा जाएगा। और इसकी अगर कभी कभी ऊंचाई भी पूछ देगा कि कितने ऊंचाई पे व्यवस्थित किया जाता है, तो इसको लगभग 36,000 किलोमीटर पर स्थापित किया जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपके वायुमंडल और वायुमंडल से जुड़े जितने सारे पॉइंट्स बन सकते थे, उसकी परतों से जुड़े हुए जितनी सारी खासियत विशेषताएं बन सकती थी, मैंने सारे आपको इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में बहुत जल्द बताने का प्रयास किया हूं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि यहाँ तक चीज़ों को, इस टॉपिक को समझने में आप सभी को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हुई होगी। अगर फिर भी किसी प्रकार की समस्या है, ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, समझ में आई, ना समझ में आई, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की रोचक, महत्वपूर्ण और यूजफुल वीडियो मैं जब कभी भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए रोचक धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक ले देखते रहिए हमारे चैनल RK स्टडी को। धन्यवाद।